हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी K2Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2026 फरवरी में होना है। ये चैप्टर है कृषि का। चाहे क्वेश्चन जैसा भी बनेगा, लेकिन इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस वीडियो को पहले आप स्पीड बढ़ा करके एक बार पहले सुन लीजिएगा और उसके बाद आप नोट्स करना शुरू करिएगा। और बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं पड़ेगा। तो हम लेट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप कृषि को पढ़ें तो भारत में कृषि का महत्व को बताइए। तो आप इसको अपने हिसाब से समझ के ऐसे लिखिएगा कि भारत में लगभग 2/3 क्षेत्र पर लोगों को द्वारा जीविका कृषि पर आधारित है। मतलब भारत में जितने लोग रहते हैं उसमें से 3 में से 2 लोग खेती करके ही जीवित हैं और कृषि करके ही जीवित हैं। यानी कि भारत के लगभग 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर ही आश्रित है। भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% है। मतलब भारत में अगर कुल इनकम 100 रुपया होता है, मान लेते हैं कुल इनकम 100 रुपया होता है, तो 100 रुपया में 24 रुपया सिर्फ कृषि से आता है। 100 में 24 सिर्फ कृषि से आता है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है और भारत का जो जनसंख्या है आज विश्व में जनसंख्या में 1 नंबर हो चुका है। तो सारे के लिए भोजन कृषि से ही आता है। भारत में कृषि जन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे बड़ा बड़ा उद्योग चलाने के लिए, जैसे मालिक चीनी का फैक्ट्री खोलना है तो आपको कच्चा माल जो गन्ना चाहिए वो आपको कृषि से ही मिलेगा। आपको कपास, जूट के लिए कृषि से चाहिए होता है और भी जो भी कच्चा माल का ज़रूरत है वो आपको कृषि से ही मिलता है। भारत में जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण फसलों की विविधता भी पाई जाती है। आगे आप लिख सकते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उसको 4 भाग में बांटा गया है। तो 4 भाग में कैसे कैसे बांटा गया है? तो सबसे पहले बोया गया क्षेत्र, मतलब जितना ज़मीन है तो उसमें से सब पे तो नहीं, लेकिन जितना ज़मीन पे बोया गया क्षेत्र। फिर एक होता है चालू प्रतिभूमि। चालू प्रतिभूमि उसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई भूमि है लेकिन कुछ दिन से वो खाली है, कुछ दिन से क्या है वो खाली है, लेकिन उसको फिर बाद में आप खेती करेंगे। तो जो 1 साल से कम खाली रहता है उसको चालू प्रतिभूमि बोलते हैं। फिर एक होता है अन्य प्रतिभूमि, जो लॉन्ग टाइम से बहुत दिन से पूरा खाली है, उसमें खेती नहीं हो रहा है, तो हो जाता है अन्य प्रतिभूमि। और एक होता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। एक तो ऐसा भूमि है जो कृषि योग्य तो है लेकिन उसमें कोई कृषि नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई कृषि किया नहीं जा रहा है, ये कृषि किया इसमें नहीं जा रहा है, तो ये व्यर्थ में ऐसे भूमि पड़ा हुआ है। लेकिन जो भूमि पे बोया गया है, जिस भूमि पे बोया गया है वो हो जाता है बोया गया क्षेत्र। तो 4 भाग में कृषि योग्य भूमि को बांटा गया है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है। तो अगर जनसंख्या बढ़ गया है तो भारत का जो ज़मीन है वो एक तरह से मानिए तो इस तरह से है, ये 2.4% है पूरा वर्ल्ड का। जितना ज़मीन पूरा दुनिया में है उसका 2.4% वर्ल्ड का है। और जनसंख्या की दृष्टि से लोग 17% लोग भारत में, कितना परसेंट है? 17% लोग भारत में रहते हैं। अब सोचने का बात ये है कि पूरा देश का जनसंख्या का 17% लोग भारत में रहते हैं, ज़मीन 2.4% ही है। तो क्या लोगों को सबके लिए खेती करके जीविका उपार्जन करना आवश्यक हो पाएगा? सबके लिए खाना मिल पाएगा? बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रति हेक्टेयर जो खेती है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इतना ही खेत है, अगर इतना ही खेत है किसी के पास, कम ही खेत है, तो इसी खेत में ज़्यादा उपज करने के लिए खेती को 2 से 3 टाइम करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार इसमें साल में फसल लगाना पड़ेगा। तो प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना पड़ेगा। एक शस्य गहनता कृषि होता है जो साल में 2 बार 3 बार उसमें खेती किया जा सकता है। तो पहले शस्य गहनता के बारे में बात करते हैं कि शस्य गहनता क्या होता है। तो एक ही कृषि वर्ष में, मतलब एक ही वर्ष के अंदर में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना शस्य गहनता कहलाता है। शस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है और सबसे ज़्यादा शस्य गहनता अच्छा पंजाब में है
वहाँ पे प्रति हेक्टेयर फसल उपज सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साल में 2 बार 3 बार फसल लगाया जाता है एक ही भूमि पे। सर्च गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, अब कहीं कहीं पे सर्च गहनता को कौन प्रभावित करता है, तो सिंचाई का साधन अच्छा होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रभावित हो जाता है। उर्वरक खाद, उन्नत किस्म का बीज का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यांत्रिकरण मतलब मशीन उशीन के द्वारा भी खेती किया जाना चाहिए। कीटनाशक का जो छिड़काव करते हैं वो अच्छा वाला करना चाहिए जिससे ज़मीन का शक्ति कम ना हो। और कृषि उत्पादन का उचित मूल्य, जो भी कृषि सामान को लगाते हैं, जो भी खेती करते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि जब उनके पास कोई सामान होता है, जैसे मान लेते हैं टमाटर या कोई भी फसल, आलू, तो उसके पास जब होता है तो बहुत कम दाम होता है। मान लेते हैं जब आलू का उपज होता है तो 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये के जी तक उनको बेचना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बिजनेसमैन के पास जाता है और कुछ दिनों के बाद उसी का दाम 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये हो जाता है। तो ये सब जितना भी चीज़ है, ये सर्च गहनता को प्रभावित करने वाले कारक है कि सिंचाई का सुविधा, उन्नत किस्म का बीज, उर्वरक, यांत्रिकरण, कीटनाशक, ये सब जो है सर्च गहनता को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं निवेश का उपयोग। पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग करना विशेष उपयोग कहलाता है। एक होता है वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि। अब आपसे पूछा जा सकता है वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि क्या है, तो आप लिखिएगा कि जब फसल केवल वर्षा के द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित कृषि कहते हैं या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। मतलब कोई भी फसल लगाने के लिए वर्षा पर ही निर्भर है, वर्षा के कारण ही मतलब खेती होगा, तो उसे वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। भारत में 38.67% भूमि पर, भारत में 68.67% भूमि पर, ये देख लीजिए ये वाला 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होता है। कौन सा कृषि होता है? वर्षाधीन कृषि होता है। वर्षा पोषित कृषि जो होता है वो 2 प्रकार की होती है। वर्षा पोषित कृषि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शुष्क भूमि कृषि और एक होता है आर्द्र भूमि कृषि। तो शुष्क भूमि कृषि जो होता है, ये वाला जो देखिए, इसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है ना, तो शुष्क हो जाता है। और जब 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। शुष्क भूमि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषता क्या क्या है, तो लिखेंगे कि जब वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। जैसे बारिश होता है तो बहुत सारे इलाके में हमेशा बारिश तो होगा नहीं, कहीं भी नहीं होता है। तो जब बारिश होता है तो उसी पानी को जमा कर करके जब हम उसको बचा करके रखते हैं और जब पानी का दिन नहीं रहता है तो उसी पानी का हम लोग उपयोग करते हैं और शुष्क समय में खेती कर लेते हैं, है ना। तो शुष्क भूमि कृषि की विशेषता यह है कि हम उसका बाद में भी पानी का संरक्षण करके उपयोग कर सकते हैं, शुष्क भूमि कृषि कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए संरक्षित किया जाता है। और क्या होता है कि जितना आपको ज़रूरत है जल का, वर्षा का, वो आप तो ठीक है उपयोग कर लिए, लेकिन जो अब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाता है तो जब उसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा आप ज़मीन के अंदर पानी को पहुंचा देते हैं तो ज़मीन के अंदर जब पानी रहेगा ना तो वो भी संरक्षित रहता है। ज़रूरत पड़ने पर आप उसको मोटर से और कैसे भी बाहर निकाल के हम लोग उपयोग करते हैं। शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। मतलब जो मिट्टी में शुष्कता ज़्यादा रहेगा तो वो मिट्टी पूरा ड्राई सूखा लगता है। तो जब मिट्टी पूरा सूखा हुआ रहेगा तो ह्यूमस की मात्रा कम हो जाता है। शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत को वायु द्वारा कटाव होता है। अब मिट्टी जब ज़्यादा सूख जाता है तो जब हवा चलता है तो देखिएगा डस्ट जैसा उड़ता है, तो मिट्टी का क्या होता है? कटाव होता है। शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं। और शुष्क भूमि कृषि जो है अधिकांशतः कौन करते हैं? तो शुष्क भूमि कृषि जो है अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं। बोलेंगे सर गरीब किसान ही क्यों करते हैं शुष्क भूमि कृषि? गरीब किसान ही क्यों करते हैं? तो देखिए, शुष्क भूमि कृषि गरीब किसान किस लिए करते हैं? क्योंकि बढ़िया जो कृषि योग्य भूमि रहता है उसमें पैसा लगा के बिजनेस लगा के बड़े बड़े लोग कर लेते हैं।
लेकिन जिस पे फसल अच्छा होने का उम्मीद नहीं लगता तो उस पर लोग पूंजी लगाना नहीं चाहते। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो शुष्क भूमि कृषि भी कर लेते हैं और ये गरीब लोग आराम से कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन नहीं है, आवश्यक साधन का अभाव है, आवश्यकता नहीं, आवश्यक साधन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर आवश्यक लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए एक बार, ये जो है ना ये आवश्यक कर लीजिएगा, इसको मिटा लीजिएगा, आवश्यक इसको मिटा दीजिएगा। आवश्यक साधन का अभाव रहता है, मतलब जो जो जरूरत है उसका साधन नहीं है, तो गरीब लोग क्या करेंगे, वही कृषि को कर लेते हैं। कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होता है। कृषि के द्वारा क्या होता है, इसमें आय कम प्राप्त होता है। तो जब भी ये वाला खेती करिएगा आप, जहाँ पे शुष्क भूमि है, तो वहाँ पे जितना फसल होना वो नहीं होगा, उतना फसल बहुत कम होता है। जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया जाता है गरीब लोगों के द्वारा, तो कृषि जो है वहाँ थोड़ा कम होता है, वहाँ से इनकम आपको कम होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे खेती करने वाले किसान करने वाले लोग को देखे होंगे कि जो खेती करते हैं हल्का फल्का, तो अपने घर में पशुपालन भी करते हैं, गाय भैंस या और भी कोई पशु रखते हैं, ताकि कुछ इनकम वहाँ से भी कर सके, क्योंकि खेती उनके पास पूरा हो नहीं पाता है। तो कुछ और ऐसा भी होता है कि जो गाय पशु सबको रखते हैं, तो उसका जो भी चीज़ गोबर वगैरह आता है वो खेत में उपयोग करते हैं, और खेत में जो घास वगैरह होता है वो गाय को खिलाते हैं। तो एक दूसरे के पूरक रहने से इस तरह से मिला के लोग खेती कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम। अभी जो जितने किसान जो गरीब हैं, तो उनके लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही है ताकि वो खेती अच्छा से कर पाएँ। तो आप लिखिएगा कि संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, तो संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रणव क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम। रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में आया था, काम के बदले अनाज 2004 याद करवाए थे, इसको फिर से ध्यान रखिएगा। और नरेगा आदि। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है, और जो भी बीज तुरंत तैयार हो जाए, जो बीज तुरंत खेत में लग जाए, वैसा वैसा बीज तैयार किया जा रहा है। कृषि की नई तकनीक का विकास किया जा रहा है। जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज जो जल का कमी हो गया है उसको बचाने के लिए भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। हम जो भी बता रहे थे कि आप पशुपालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो इसका जो भी अवशिष्ट निकलेगा वो खेत में उपयोग करेंगे तो खाद के रूप में काम आएगा, और खेत में जो आपका अवांछनीय जो घास वास होगा तो आप इसको खिला सकते हैं, पशु को खिला सकते हैं। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। छोटा छोटा उद्योग जो है ना, छोटा छोटा जो धंधा है, ताकि लोग बेरोजगार नहीं रहे, कुछ कुछ काम करके अपना जीविका को चला सके, तो छोटा छोटा उद्योग भी ऐसे ऐसे लोगों के लिए विकसित किया जा रहा है। एक है अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद। तो आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो हैदराबाद। और वहीं पर आपसे पूछ दिया कि केंद्रीय कहाँ है, तो केंद्रीय है जोधपुर में। केंद्रीय कहाँ है, तो केंद्रीय है जोधपुर में, केंद्रीय संस्थान है जोधपुर में, और अंतर्राष्ट्रीय कहाँ, हैदराबाद में। याद कैसे रखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जितना बड़ा है उतना बड़ा हैदराबाद भी है। अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद, और राष्ट्रीय बोलेगा तो जोधपुर, राष्ट्रीय जोधपुर। शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यस्थ। भारत में 3 प्रकार का खेती होता है। भारत में जो खेती होता है वो 3 प्रकार का खेती होता है। हमने क्लास में चर्चा कर चुका है, पढ़ा भी चुके हैं। एक होता है प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि वैसा कृषि है जिसमें पुराना परंपरा से, जैसे पहले लकड़ी का हल और जिसी तरह से थोड़ा मोड़ा कुड़ाई कर करके किसी तरह से खाद फसल को छींट देते थे, और जो थोड़ा मोड़ा हो जाता था वो प्रारंभिक खेती था जीविका को चलाने के लिए। एक है गहन जीविका कृषि। एक कौन सा है, गहन जीविका कृषि। इसमें क्या होता है कि गहन जीविका कृषि में कि एक ही खेत पे 2 से 3 बार फसल उगाया जाता है, उसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। और एक होता है वाणिज्यिक कृषि, उसको बोलते हैं व्यापार के लिए कृषि करना। ये हो गया वाणिज्य कृषि, जिसमें अधिक पूंजी लगा करके, अधिक नया टेक्नोलॉजी लगा के, मशीनीकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो किया जाता है उसको वाणिज्य कृषि बोलते हैं। तो आगे आते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है, लिखिएगा कि प्रारंभिक जीविका कृषि में परंपरागत तरीका, यानी पहले वाला जो तरीका पुराना तरीका है, और परंपरागत औजार से जो पहले का पुराना हल हुआ करता था
उसी से कृषि की जाती है। जैसे तैसे बीज को बो दिया जाता है, मतलब किसी तरह से बीज को बो दिया जाता है और पकने पर काट लिया जाता है। इस कृषि में उपज जो है ना कम होता है। तो पहले की तरह से अगर खेती करेंगे पुराना तरीका से, परंपरागत तरीका से, तो खेती कम होता है। जैसे पहले कर्तन दहन प्रणाली चलता था। ये कर्तन दहन प्रणाली क्या है, तो आप लिखिएगा कि जो कर्तन दहन प्रणाली है ना, कर्तन दहन प्रणाली, इसमें क्या होता है कि कोई भी खेती करने के लिए कहीं पर भी लोग चले जाते थे। पहले के लोग घूम घूम खेती करते थे। और कर्तन का मतलब होता है कि कहीं पर भी जो जंगल उंगल है उसको हल्का फल्का उसको काट कूट दिए, अगर कोई पेड़ पौधा छोटा मोटा तो उसको हटा दिए और उसको काटने के बाद उसको जला देते। उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। और उसी जला देने के बाद जो उसका राख बच जाता है, उसी छाया को खाद के रूप में उपयोग करके उसी खेत में जब खेती करते हैं तो उसे कर्तन दहन कहते हैं। देखिए आगे, कर्तन मतलब काटना, दहन बने जलाना। तो ये कर्तन दहन प्रणाली है। इसको बाद में कहीं कहीं पे झूम खेती भी बोलते हैं। जैसे मिजोरम, मेघालय उस सब तरफ में जाएंगे तो झूम कृषि भी बोलते हैं। अगर इसी को अंडमान निकोबार में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे तो इसको दीपा कृषि के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कर्तन दहन प्रणाली में खेत के लिए टुकड़ा पर उगे हुए जंगली वनस्पति को काटकर और जलाकर उसमें फसल बोया जाता है। मतलब कोई भी खेत में जो हल्का फल्का जो पहले से पेड़ पौधा उगा हुआ उसको काट करके उसको जला करके जो खेती किया जाता है उसे कर्तन दहन कहते हैं। जब खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है, और जब खेत का जो उर्वरता है समाप्त हो जाती है, जब खेत का जो उर्वरता समाप्त हो जाती है तब किसान दूसरे जगह चल जाते हैं। जब वहाँ पर फसल कर लेते हैं, फिर बाद में उसमें फसल कम होने लगता है तो किसान वहाँ से दूसरे जगह चल जाते हैं। वही प्रक्रिया को अब फिर से दूसरे जगह पे जा करते हैं, है ना। फिर वहाँ पर जो भी फसल पहले से रहेगा उसको काट देंगे और काट देने के बाद फिर वहाँ जला देंगे और फिर उसी तरीक़े से वहाँ पर खेती करेंगे। तो पूर्वी असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में इसको झूम कृषि कहते हैं। यहाँ पर क्या कृषि कहते हैं, इसको झूम कृषि कहते हैं। अगर यहीं पर हम लोग आ जाएं मणिपुर में, तो मणिपुर में इसको पांगमू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पामगू। और अगर छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में जाएंगे तो इसको दीपा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इस खेती को जाना जाता है, जहाँ खेती बदल बदल के किया जाता है। तो मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड में आएंगे तो झूम कृषि, और मणिपुर में पामगू, और अंडमान निकोबार में और छत्तीसगढ़ में इसको बोला जाता है दीपा। गहन जीविका कृषि लिखिएगा, ये परंपरागत कृषि कौशल द्वारा किया जाता है। भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीज के रख रखाव एवं मौसम संबंधी विज्ञान का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में श्रम की अधिकता होती है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है वहाँ इस प्रकार की कृषि किया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और ज़मीन कम है तो वहाँ पर गहनता कृषि इसलिए किया जाता है ताकि खेती को 2 से 3 बार साल में करेगा तो ज़्यादा ज़्यादा उपज कर पाएगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को खाने का व्यवस्था किया जा सकता है कृषि के द्वारा। अब एक है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में वैसा कृषि आता है, इस कृषि पर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब व्यापारिक कृषि व्यापार का उद्देश्य किया जाता है। इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक, परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जितना ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका व्यापार में काम आएगा। व्यापार कृषि का फसल में क्या क्या फसल हो सकता है जिसमें ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, तो जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि व्यापारिक फसल में आप यहाँ ले लीजिए रबड़, है ना, उसके बाद चाय ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, जिससे तुरंत पैसा आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके, वो सब आता है। रोपण कृषि सभी इसी का है। तो आगे बढ़ते हैं कि रोपण कृषि क्या है। तो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे को रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि जो एक प्रकार का व्यापारिक कृषि ही है। जैसे चाय, कॉफ़ी, है ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब रोपण फसल है। चाय जो है ना वो असम में भी होता है और पूरा इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का सबसे अच्छा वाला जो चाय होता है वो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में होता है। तो दार्जिलिंग कहाँ पे है, तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। ये देख लीजिएगा, दार्जिलिंग जो है ये वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। कॉफ़ी कहाँ होता है, तो कॉफ़ी होता है कर्नाटक में
रबड़, रबड़ में होता है केरल में। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सबको ध्यान रखिएगा। निम्न उत्पादक के मुख्य कारक लिखिए, मतलब जहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है उसका क्या क्या कारण होता है उत्पादन कम होने का। तो उत्पादन कम होने का बहुत सारा कारण है। तो आप लिखिएगा पहला में कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, मतलब जनसंख्या इतना बढ़ता जा रहा है कि जो कृषि यानी खेती करने लायक भूमि है वो सब पर रहने के लिए घर बना दिया जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण खेती करने वाला ज़मीन जो कम हो रहा है, तो उस पर खेती तो कम हो ही जाएगा। तो जनसंख्या का दबाव जो है कृषि भूमि को निरंतर दबाव बढ़ रहा है। तो आप इसको अच्छा लिखिएगा कि उत्पादन कम होने का सबसे बड़ा कारण है पहला जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाने के कारण कृषि भूमि पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। घटता कृषि भूमि क्षेत्र, अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोग खेती करने वाला ज़मीन पर रहना शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए, तो खेती करने के लिए भूमि का क्षेत्र कम हो गया है। तो दूसरा में ये लिखेंगे। तीसरा है छोटा खेतों का आकार, मतलब आज क्या हो गया कि पहले लोगों के पास ना बहुत बड़ा बड़ा खेत हुआ करता था, मतलब इतना बड़ा बड़ा बोल सकते हैं एकदम बड़ा बड़ा खेत हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि जैसे जैसे समय बीतते गया तो एक ही घर में एक ही खेत पे 4 भाई हो गए। अब 4 भाई हो गए तो ए को इतना मिल गया, बी को इतना मिल गया, सी को इतना मिल गया, अगर इनके बच्चे हो गए तो इसी का भी 4 भाग हो गया। तो खेती का जो आकार है वो बहुत छोटा हो गया है। तो एक जगह पे छोटा छोटा खेती है, 2 जगह पे अलग अलग बांट के करना पड़ता है, तो इसलिए आज फसल खेती करने से कम हो गया है। फिर है भू स्वामित्व प्रणाली, आजकल क्या हो गया कि भू स्वामित्व प्रणाली, आजकल खेती उती वाला भी ज़मीन में बहुत सारा लोग आ गए हैं और जिनका ज़्यादा ज़मीन रहता है तो उनका वर्चस्व बढ़ चुका है। तो जो भू स्वामित्व है वो प्रणाली के कारण भी खेती कम हो गया है। सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं, सिंचाई के लिए हर जगह पे सुविधा अवेलेबल नहीं है, नदी नहर नहीं है और मौसम तो अपने यहाँ हमेशा अच्छा होता नहीं है, तो उसके कारण भी फसल कम हो रहा है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका सारा फसल सब चीज़ ठीक होता है, लेकिन जब बारिश नहीं होना रहेगा तब बारिश हो जाएगा, और जब बारिश हो रहा होगा तो बारिश नहीं होगा। तो जो मौसम का अनिश्चितता है ना, इसके कारण भी फसल कम हो रहा है। उसके बाद कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, और जब कृषि योग्य जो भूमि है उसका निम्नीकरण भी होने जा रहा है, तो इसके कारण भी फसल कम हो गया है। कम पूंजी निवेश, आजकल लोग खेती में पूंजी डर से कम लगाते हैं कहीं नुकसान ना हो जाए, इसके कारण भी खेती कम हो गया है। उसके बाद सालों भर काम का अभाव रहता है और सालों भर काम नहीं मिलने के कारण भी फसल कम हो रहा है, क्योंकि आपका एक बार धान लगा दीजिएगा, अब जब तक बड़ा नहीं हुआ तब तक उसका इंतजार करते रहिए, तब तक आप उस खेत से कुछ दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, तो आप सालों भर काम तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके कारण भी फसल कम होता है। कृषि उत्पादनों का उचित मूल्य ना मिलना, फिर क्या होता है कि जब आप कोई भी फसल उगाते हैं ना, तो जब आप फसल उगाते हैं उस समय उसका दाम बड़ा कम होता है और उसका जो उचित मूल्य है नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपके पास टमाटर है तो देखते हैं मार्केट में 2 रुपये 5 रुपये केजी तक हो जाता है, लेकिन जब आप वही चीज़ को 1 महीना के बाद आपके पास ख़त्म हो जाता है तो मार्केट में उसका दाम 30-40 रुपये 50 रुपये हो जाता है। तो जब आपके पास किसान के पास जो सामान होता है, जो उत्पादन होता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण भी लोग कृषि कम करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट है कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव हो गया है, और आजकल कृषि में जो है ना वाणिज्यीकरण कम हो गया है, इसके कारण भी लोग कृषि कम करना चाहते हैं। कृषि शोध एवं प्रचार प्रसार क्षेत्रों का अच्छी स्थिति में नहीं होना, और जो कृषि संस्थान है उसका प्रचार प्रसार और जो तंत्र है वो सभी अच्छा से काम नहीं करता है, ये सब कारण भी है कि कृषि कम हो रहा है। आधुनिक कृषि तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग, और ये सब जितना भी आधुनिक तकनीकी सब है, कीटनाशक है, इसका पूरा खुल के और अच्छे से उपयोग नहीं होने के कारण भी खेती कम हो पा रहा है। तो ये जो पूछा जाएगा आपसे कि जो निम्न उत्पादन का क्या क्या कारण है, अगर भारत में या बिहार में कोई भी खेती कम हो रहा है तो उसका क्या क्या कारण है, तो ये सारा कारण जो है कि खेती कम होने का ये सब सारा कारण है। आप इसमें से 13 है, इसमें 7-8 भी याद कर लेते हैं तो बहुत है। नेक्स्ट है कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो अब कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कैसे होगा, तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, और पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो सरकार के द्वारा हर 5 साल का प्लान किया जाता था, और पहला जो पंचवर्षीय योजना आया है वो आया है 1951 में। कब आया है, पहला पंचवर्षीय योजना आया है 1951 में। कब आया है, 1951 में, याद रहेगा, इसको लाल कर दे रहे हैं, 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में आया है। उसके बाद 1967-68 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। हरित क्रांति क्या होता है, तो देखिए किसानों का जो भूमि था, पहले जो पारंपरिक तरीके से खेती किया जाता था उसमें MS स्वामीनाथन साहब जब आए तो 1967-68 में खेती का पैदावार में काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि करते हैं।
तो 1967-68 में फसल में हरित क्रांति आ जाता है, और हरित क्रांति आने से जो फसल बहुत कम होता है वो बहुत ज़्यादा फसल उपज होने लगता है। और हरित क्रांति का सबसे अच्छा असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला था, और सबसे अच्छा हरित क्रांति का असर गेहूं का फसल पे हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। 1980 तथा 1990 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 1980-90 के दशक में भूमि को विकास करने वाला जो कार्यक्रम सब आया, तो ये सब के कारण कृषि का प्रौद्योगिकरण, संस्थागत ये सब सुधार हुआ है। और प्राकृतिक आपदा से होने वाले क्षति से किसानों को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना लागू किया गया। मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसान खेती तो कर लेते हैं, पूंजी तो लगा देते हैं, लेकिन मौसम के कारण कभी बारिश नहीं हो पाता है, और वो सुखाड़ हो जाने के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, और उनका पूंजी भी नहीं आ पाता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि सरकार के द्वारा उसका जो पूंजी लगा है वो सुरक्षित रहे, तो उसके लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। तो ये सब भी इसके लिए अच्छा है, जो कि आपको कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार ये सब हुआ है। किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति एवं अन्य बैंक स्थापित किए गए। मतलब कृषि लोग क्या होगा कि खेती नहीं करते किसान लोग पूंजी के अभाव के कारण, तो उनको कम पैसा में, मतलब कम प्रतिशत पे लोन दिया जाता है ना, एकदम कम दर पे उसको ऋण दिला दिया जाता है, ताकि वो खेती आराम से कर सके। और खेती आप पूछेगा आपसे कि किसानों द्वारा कम दर पर ऋण उपलब्ध कौन कराता है, तो आप लिखिए ग्रामीण बैंक। कौन? या फिर बोल सकते हैं सहकारी समिति एवं अन्य बैंक। ये सब जो है किसान को कम दर पे लोन देती है। किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया गया, और किसानों लोग के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना योजना लागू किया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारी को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। और आज आप लोग टीवी में और भी अलग अलग जगह पे देखते होंगे कि कृषि को और हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब कार्यक्रम चलाया जाता है। किसानों को बिचौलियों से सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। जैसे एक आता है, अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, MSP। MSP मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए होता क्या कि जब किसान के पास कोई फसल उपज होता है तो उसका दाम बिचौलिया लोग बहुत कम लगा देते हैं, और किसान से सारा फसल खरीद लेने के बाद बाजार में उसे बहुत महंगा रेट में बेचते हैं। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए सरकार ने MSP लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसान को कम से कम इतना पैसा जरूर मिले ताकि वो खेती जो किए हैं उनका पूंजी अच्छा से निकल जाए और उनको खेती करने में मन लगे। 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत किया गया। 1980 के दशक में क्या शुरू किया गया? तो 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत किया गया है। तो ये सारा जो चीज़ आप लिखिएगा, तो ये सब जो था कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार में ये सारा कुछ हुआ था। इसको आप अच्छा से एक बार स्लाइड करके लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति के लिए, कि हरित क्रांति जो हुआ था 1967-68 में, इसमें क्या क्या हुआ है और कहाँ कहाँ पे इसका असर अच्छा हुआ। तो आप लिखिएगा कि हरित क्रांति 1967-68 में आया था। हरित क्रांति कब आया था? तो 1967-68 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इंडिया में MS स्वामीनाथन। इंडिया में बोलेगा तो MS स्वामीनाथन। अगर पूरे वर्ल्ड में बोलेगा तो पूरे वर्ल्ड में जब बोलेगा ना, जब वर्ल्ड में बोलेगा तो पूरा वर्ल्ड में बोलेगा तो उनका नाम था M बर्लोग। उनका नाम क्या था? M बर्लोग साहब। तो जब पूरा इंडिया में बोलेगा तो M बर्लोग, और अगर पूरा वर्ल्ड में बोलेगा तो M बर्लोग, और जब इंडिया का बात होगा तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति सबसे अधिक पंजाब हुआ, हरियाणा में हुआ। और हरित क्रांति जो हुआ, खेती जो बदला और फसल जो ज़्यादा हुआ, तो सबसे ज़्यादा फसल पे असर पंजाब में और हरियाणा में देखने को मिला। हरित क्रांति में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा किस फसल पे? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गेहूं के फसल पे। गेहूं का फसल काफ़ी उपजाऊ हो गया और काफ़ी उन्नत किस्म का बीज भी लोगों को मिलने लगा। हरित क्रांति आने से किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई कि किसानों में खुशी की लहर आई, और लोग जो किसान और खेती करना छोड़ चुके थे, कम कर चुके थे, उसका पैदावार में बढ़ने से उनका मनोबल बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। 2001 में देश का लगभग 63% जनसंख्या का कृषि से रोजगार प्राप्त था। मतलब 2001 का अगर हम बात करें तो लगभग 63% जो जनसंख्या था भारत का, उस सब कृषि से रोजगार वो लोग को मिल जाता था। 2001 के बाद
आज़ादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है, लेकिन जब से हम लोग का देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, वो कृषि में लोगों का योगदान घट रहा है। और वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण मतलब वैश्वीकरण क्या है? एक देश से दूसरे देश का व्यापार करना। वैश्वीकरण है कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, पूरा वर्ल्ड को एक अथी में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब एक देश का व्यापार दूसरे देश में पहुंच रहा है, दूसरा देश का सामान तीसरे देश में पहुंच रहा है। तो इसके कारण जो भारतीय कृषि पर है ना, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सामान दूसरा देश वाला खरीद के लेके चल जाते हैं, लेकिन दूसरा देश से यहाँ सामान लाने के लिए काफ़ी महंगा पैसा दे करके लाना पड़ता है। और भारत में जब कोई फसल होता है तो काफ़ी कम दामों में बेच दिया जा रहा है। और वैश्वीकरण से बहुत सारे दिक्कत कृषि पे आया है भारत में। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा, तो आप लिखिएगा कि भूखमरी से बचने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कहलाता है। खाद्य सुरक्षा के दो अंग हैं, बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली। तो ये बफर स्टॉक क्या होता है और जन वितरण प्रणाली क्या होता है, ये दोनों आपको हम समझाते हैं। जन वितरण प्रणाली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बफर स्टॉक का। बफर स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब FCI, एक मिनट, बफर स्टॉक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? इसको FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर अनाज का भंडारण करती है। मतलब जो किसान के पास बहुत सारा फसल हो जाता है तो सरकार क्या करती है, इसको कम से कम दाम में खरीद करके उसको स्टॉक करती है, ताकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए देश में, जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग को काम बंद हो गया तो खाने की दिक्कत होता है, तो बफर स्टॉक रहने से सरकार के पास क्या होता है, कोई भी सामान का दाम अचानक कोई भी लोग बढ़ा नहीं सकता स्टॉक करके, क्योंकि सरकार उसको कम दाम पे देने के लिए अपने पास रखती है। तो अब देखते हैं कि बफर स्टॉक को जो है ना, उपभोक्ता को दो वर्ग में बांटा गया है। एक है BPL और एक है APL। इसको भी समझिए। APL का मतलब क्या होता है? APL मतलब होता है कि एक लाइन है, इसको बोलते हैं गरीबी रेखा का लाइन, है ना। ये गरीबी रेखा का लाइन है। किसका लाइन है? ये मतलब गरीब का लाइन है। ऐसे सब याद रख लीजिए कि गरीबी रेखा का लाइन है। तो जब गरीबी रेखा का लाइन है तो जो इस लाइन के ऊपर है उसको बोलते हैं APL। उसको क्या बोलते हैं? APL। APL मतलब होता है अपर पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। एक होता है BPL। BPL का मतलब क्या होता है? तो BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे। समझ में आ गया होगा APL और BPL। जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं उनको APL, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको BPL। विश्व में सबसे अधिक पशु कहाँ है? तो भारत में। अब जितना भी गाय भैंस बकरी सब जो देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो पशु है पूरा दुनिया में वो भारत में सबसे ज़्यादा है। भैंस कितना है? तो पूरा दुनिया का 57% भैंस सिर्फ भारत में है, मतलब भारत में भैंस ज़्यादा है। गाय पूरा दुनिया का 14% गाय भारत में है। अब हम लोग फसल ऋतु के बारे में बात करेंगे। फसल ऋतु 3 प्रकार के होते हैं। फसल ऋतु कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। अभी हम वर्षा ऋतु की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फसल ऋतु का। तो फसल ऋतु 3 प्रकार का होता है। हम 3 तरह का फसल लगाते हैं। कितने तरह का फसल लगाते हैं? 3 तरह का हम लोग फसल लगाते हैं। 3 तरह कौन कौन फसल? तो पहले लगाते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल जो खराब होने का नाम से हम याद रखते हैं, ये बरसात के मौसम में लगाया जाता है। एक है रबी फसल, ये ठंडा के समय में लगाया जाता है। और एक है जायद या गर्मा फसल, ये पूरा गर्मी के महीने में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल जून जुलाई में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जाड़े के समय में काट ली जाती है। खरीफ फसल में जो फसल होता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन आदि, ये सभी खरीफ फसल है। अब बात करते हैं रबी फसल। तो रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर यानी जाड़े में बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। रबी फसल में आने वाला फसल, तो रबी फसल में आने वाला फसल है गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों आदि, ये सभी सब क्या है? रबी फसल है। एक है खरीफ और रबी के बीच में जो फसल लगाया जाता है गर्मी के दिनों में, उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। खरीफ और रबी फसल के बीच मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली और मई जून में काटे जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है। जायद फसल में मूंग, गर्मा धान, मकई, तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, नेनुआ आदि ये सब जायद फसल में आते हैं।
चावल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो चावल जो है वो चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला कोई अनाज है तो वो है चावल। विश्व में 22% चावल क्षेत्र भारत में, मतलब विश्व में पूरा दुनिया में जितना चावल होता है, पूरा वर्ल्ड में जितना चावल होता है उसका 22% चावल सिर्फ भारत में होता है। भारत में कुल कृषि भूमि का 23% पर चावल उगाया जाता है, और भारत में जितना भी भूमि है उसमें 23% भूमि पर चावल ही सिर्फ उगाया जाता है। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब चावल जो है ना उष्णकटिबंधीय, मतलब जो गर्मी के दिन में लगाया जा सकता है, इसके लिए तापमान ज़्यादा होना चाहिए। तो चावल का एक ऐसा फसल है वो उष्णकटिबंधीय फसल है। तो पूछा जा सकता है चावल कैसा फसल है, तो चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए टेम्परेचर कम से कम 24 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 27 डिग्री से कहीं कहीं पे ऊपर होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी आपको बारिश भी होगा और तभी फसल अच्छा होगा धान का। चावल के लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल बोते समय 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री तथा जब पकता है धान तो 27 डिग्री तापमान होना चाहिए। चावल के लिए कम से कम जो वर्षा का हम लोग बात करते हैं तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर इतना अच्छा बारिश होगा 150 से 200 सेंटीमीटर तो चावल का फसल, धान का फसल अच्छा होगा। कितना बारिश, तो 150 से 200 सेंटीमीटर। चावल जल और मिट्टी में उपजाया जाता है। जल और मिट्टी किसको कहते हैं, तो जो जल के द्वारा बहा के लाया जाता है उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं जल और मिट्टी। जो जल के द्वारा बहा के लाया जाता है उसको कौन सा मिट्टी कहते हैं, तो जो जल के द्वारा बहा के लाया जाता है उसको जल और मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसमें चावल का फसल काफ़ी अच्छा होता है। चावल के प्रमुख उत्पादन राज्य, तो सबसे ज़्यादा चावल पूरा इंडिया में पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, ये सब जगह पे भी चावल का अच्छा खेती होता है। लेकिन पूरा इंडिया में सबसे अच्छा चावल कहाँ पे होता है, तो सबसे अच्छा चावल होता है वेस्ट बंगाल में। पूरा इंडिया में 1 नंबर है चावल में, फर्स्ट स्थान है वेस्ट बंगाल का। चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अब हम लोग बात करते हैं गेहूँ के बारे में। गेहूँ भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है, मतलब चावल के बाद जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कुछ उगाया जाता है तो वह गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पूरा दुनिया में जितना भी गेहूँ होता है तो उसमें दूसरा स्थान भारत का गेहूँ उत्पादन है। भारत में विश्व का 10% गेहूँ उत्पादन होता है। भारत में पूरा दुनिया में जितना भी गेहूँ होता है उसका 10% भारत में होता है। गेहूँ के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक आवश्यकता होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं है धान इतना, लेकिन 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा होती है तो भी गेहूँ का खेती अच्छा हो सकता है। 1967 ईस्वी में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ के फसल पर ही पड़ा था। गेहूँ का उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि है। ये सब जगह पे गेहूँ उत्पादन होता है। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य अगर पूछेगा आपसे तो गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इसमें 2 तरीका से याद रखिएगा। पूछेगा कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उपज कहाँ पे होता है, तो गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उपज होता है ना वो होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा बोलेगा तो अगर प्रतिशत के हिसाब से बोलेगा ना तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है पंजाब में। प्रतिशत के हिसाब से बोलेगा तो पंजाब, और ऐसे उत्पादन के हिसाब से उत्तर प्रदेश। गेहूँ कौन सा फसल है, तो गेहूँ रबी फसल में आता है। अब हम लोग मोटे अनाज के बारे में बात करते हैं। तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी ये सब है। इस का फोटो हम दिखा चुके थे क्लास में, आज हम सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं। तो ज्वार चावल और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भारत में आता है वो ज्वार आता है, चावल गेहूं के बाद। तो चावल और गेहूं के बाद सबसे प्रमुख खाद्य फसल ज्वार है। ज्वार भारत में 16.5% भूमि पर किया जाता है। ज्वार में भारत का स्थान या भारत का 10% खाद्यान्न उपलब्ध है, मतलब ज्वार में जो भारत लोग खाने वाला फसल में उपयोग करते हैं तो 10% सारा फसल में ज्वार का है भारत में। ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ज्वार सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है, MH महाराष्ट्र में। बाजरा के बारे में बात करें तो बाजरा निर्धन लोगों के लिए एवं पशुओं लोगों के लिए प्रमुख आहार है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए और पशुओं के लिए बाजरा काफ़ी महत्वपूर्ण आहार है। भारत में 7% भूमि पर उगाया जाता है, और बाजरा भारत में 7% भूमि पर उगाया जाता है। बाजरा बलुआ और उबली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा कहाँ पर उगाया जाता है, बलुआ और उबली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा का प्रमुख उत्पादन राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य गुजरात है। और बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा बाजरा होता है गुजरात में। बाजरा सबसे ज़्यादा गुजरात में। अब हम बात करते हैं रागी के बारे में। रागी
शुष्क प्रदेश की फसल है। रागी कैसा फसल है? तो रागी शुष्क प्रदेश का फसल है, मतलब जहाँ बारिश कम होता है। रागी को लाल काली बलुआ दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, मतलब जहाँ लाल मिट्टी हो, जहाँ बलुआ दोमट मिट्टी हो, ये सब जगह पर रागी का फसल अच्छा होता है। रागी का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में होता है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक में है। रागी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में। रागी में अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो रागी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक, रागी कर्नाटक। अब हम थोड़ा मकई के बारे में बात करते हैं। तो मकई मनुष्य के भोजन एवं पशु के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मकई में ग्लूकोज एवं मंड होता है, ग्लूकोज और मंड होता है। मकई में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज और मंड पाया जाता है। भारत में 3.6% कृषिगत भूमि पर उगाया जाता है। भारत में जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसमें 3.6% भूमि पर मकई का खेती किया जाता है। मकई के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब मकई के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा की जरूरत नहीं है। 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है मकई का खेती के लिए। मकई का उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में अच्छा होता है। जल के द्वारा जो बाहर लाया जाता है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में सारा ही फसल अच्छा होता है, तो मकई भी उसमें अच्छा होता है। मकई का प्रमुख उत्पादन राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। मकई का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो मकई का सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। मकई में सबसे अधिक है कर्नाटक। कर्नाटक बहुत चीज़ में है, सोना का भी खान कर्नाटक का कोलार में है, और कर्नाटक कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छा उपजाता है। तो कर्नाटक में बहुत सारे फसल अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ का मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है। अब हम लोग बात करते हैं दाल के बारे में। दाल जो है, ये दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। भारत में अरहर, मूंग, मसूर, मटर और चना प्रमुख दलहनी फसल है। अरहर, मूंग दाल, उड़द, ये सब जितना भी दाल आप देख रहे हैं सब खरीफ फसल है। चना, मटर, मसूर, रबी, ये सब रबी फसल है। मतलब अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब खरीफ फसल है। ये वाला कौन सा फसल है? ये है खरीफ फसल। ये सब जो है खरीफ फसल। और उसके बाद अगर हम बात करें चना, मटर, मसूर, रबी, तो ये रबी फसल है। और ये सब कौन सा फसल है? तो ये खरीफ फसल है, देख लीजिएगा। दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। मतलब दाल का फसल को बढ़ाने के लिए 1986-87 में विकास कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम चलाया गया। अब हम लोग बात करते हैं तिलहन के बारे में। तिलहन भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। मतलब पूरा दुनिया में तेल वाला उत्पादन वाला फसल सबसे ज़्यादा भारत में होता है। देश के कुल कृषिगत भूमि के लिए 12% पर तिलहन का फसल उगाया जाता है। जैसे तिलहन फसल में क्या क्या आता है, जिसको पहले खा भी सकते हैं, बाद में तेल भी निकाल सकते हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी आदि। ये सब जितना भी फसल है इससे हम लोग तेल का उत्पादन भी करते हैं और खाने में प्रयोग करते हैं। ये प्रमुख तिलहन फसल है। जैसे मूंगफली, यह एक खरीफ फसल है। मूंगफली कौन सा फसल है? तो एक खरीफ फसल है, यानी बरसात के मौसम में लगाया जाता है। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। मतलब पूरा दुनिया में जितना भी मूंगफली होता है तो भारत का दूसरा स्थान है। मूंगफली देश के कुल कृषिगत भूमि पर 3.6%, मतलब जितना मकई लगाया जाता है उतना मूंगफली भी लगाया जाता है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। बिहार में बहुत कम होता है। मूंगफली का सबसे उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात। अब बोलता है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो ऐसा हो सकता है गुजरात वाले लोग का दिमाग तेज होगा, वहाँ मूंगफली ज़्यादा होता है। सरसों के बारे में बात करते हैं। सरसों के अंतर्गत राई, तोरिया, तारामीरा, सरसों आदि शामिल है। सरसों उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। सरसों का सबसे अधिक उत्पादक जो होता है वो राजस्थान में होता है। सरसों का उत्पादन राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश है। तिल जो है वो खरीफ और रबी फसल दोनों है। तिल ठंडा के दिनों में भी लगता है और बरसात में भी लगता है। तो तिल जो है खरीफ और रबी दोनों फसल है। तो देख लीजिएगा कुछ ऐसा फसल भी है जो दोनों फसल में आता है, तो जैसे तिल। अंडी खरीफ और रबी दोनों है। अंडी भी जो है वो खरीफ और रबी दोनों है। तिल भी खरीफ और रबी दोनों है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है और इसको महाराष्ट्र में भी लगाया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत ही है गरीब लोगों के लिए। सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं चाय के बारे में। चाय एक सदाबहार
झाड़ी होती है जिसके पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। चाय में थीन नाम का एक पदार्थ होता है जिसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है, इसीलिए चाय को पीने का नशा लोगों को हो जाता है क्योंकि उसको पीने से थोड़ा ताजगी आता है और डेली डेली चाय पियेंगे तो आपको आदत भी लग सकता है। चाय के उत्पादन में भारत पूरा विश्व में दूसरा स्थान है, पूरा दुनिया में चाय में दूसरा स्थान भारत का है और सबसे अच्छा चाय पूरा दुनिया का दार्जिलिंग में होता है, एकदम अच्छा टेस्टी वाला। चाय की खपत में भारत का विश्व में पहला स्थान है। देखिए चाय के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है लेकिन चाय पीने में पहला स्थान है, इसीलिए डायबिटीज में इंडिया नंबर 1 हो गया। चाय की खेती अंग्रेजों के द्वारा असम के ब्रह्मपुत्र घाटी पर 1840 में शुरू किया गया था। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय के लिए 200 से 250 वर्षा सेंटीमीटर की आवश्यकता है। चाय के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान आवश्यक है। चाय का उत्पादन असम की ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ी तथा तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। कॉफ़ी के बारे में बात करें तो कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। कॉफ़ी एक प्रकार की झाड़ी पर लगे फल के बीज के द्वारा प्राप्त होता है। कॉफ़ी के फल को एकत्रित कर बीज के भून पीस कर कॉफ़ी पाउडर बनाने में काफ़ी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में कॉफ़ी में कर्नाटक सबसे आगे है, याद रख लेगा। कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कौन आगे है तो कॉफ़ी में कर्नाटक। उसके बाद तमिलनाडु, त्रिपुरा में भी कॉफ़ी का फसल होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक है। कॉफ़ी की 3 किस्म होती है, तो कॉफ़ी का 3 किस्म कौन सा है, एक होता है अरेबिका कॉफ़ी, लेबरिका और सोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। सबसे उत्तम किस्म का जो कॉफ़ी होता है अरेबिका, वो भारत में उगाई जाती है। अब हम लोग बागवानी फसल के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के मतलब देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ये सब में बागवानी फसल होता है। बिहार में आम के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, मेघालय अनानास के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए, सेब, नाशपाती और सुबानी के लिए, अखरोट के लिए, ये सब परिचित है। ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा कि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, मेघालय अनारस के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, सुबानी, अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर एवं चेरापूंजी का जो होता है, तो नागपुर में जाइएगा तो संतरा काफ़ी होता है और संतरा काफ़ी सस्ता भी होता है नागपुर में, तो नागपुर तरफ चेरापूंजी जाइए तो संतरा होता है। मुजफ्फरपुर का लीची सबसे फेमस है और जलगांव का केला, ऐसे बिहार में भी होता है, नदी का गंगा जी के पार में जो हाजीपुर है वहाँ भी केला होता है। काजू के लिए अगर आपसे पूछेगा तो काजू के लिए, काजू का उत्पादन केरल और आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है काजू, तो भारत। काली मिर्च केरल मतलब पश्चिमी घाट प्रदेश में, आप लोग पश्चिमी घाट पूर्वी घाट समझ लीजिए। ये जो भारत का जो नक्शा आप लोग देखते हैं ना, ये वाला इस तरह से नीचे वाला, तो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो इधर वाला जो घाट होता है पूर्वी घाट है, पूरब की तरफ में है तो ये पूर्वी घाट है, और इधर वाला जो है ना ये पश्चिमी घाट है। इधर कौन सा घाट है, तो इधर ये पश्चिमी घाट है ना। ये वाला फसल वाला एरिया ज़्यादा है, तो इधर जो पश्चिमी घाट है ना वो काफ़ी सदाबहार बनी सब पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में काफ़ी फसल होता है। तो काली मिर्च केरल का पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है, जैसे नारियल केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में तटीय प्रदेश में होता है समुद्र के किनारे। रबड़ के बारे में बात करें तो रबड़ की कृषि 1880 में केरल के क्या है ट्रावनकोर और मालाबार में शुरू हुआ था। रबड़ का उत्पादन 1902 में शुरू हुआ। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में उगाया जाता है। काजू के बारे में बात करें तो काजू, काली मिर्च, नारियल, रबड़ ये सभी केरल में उगाया जाता है। रेशेदार फसल के बारे में बात करें तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये भारत में 4 प्रमुख जो है ये रेशेदार फसल है। प्राकृतिक रेशम की कीड़ा जो होता है कोनून से प्राप्त होता है, तो आपसे पूछ देगा प्राकृतिक रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम का जो कीड़ा प्राप्त होता है कोनून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। बोलेगा रेशम का कीड़ा कुछ खाकर बड़ा होता है, तो शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। कपास के बारे में थोड़ा बात कर लें तो कपास का और भी नाम है, कपास का नाम जूट, पटसन ये सब भी है। तो कपास का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में होता है और कपास उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए 210 दिनों तक पाल रहित मौसम की आवश्यकता होता है, मतलब जहाँ कपास लगाते हैं तो वहाँ पर ठंडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कपास
को काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। और कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। जूट बोले तो जूट का क्या क्या नाम है? तो जूट का सुनहरा रेशा है ना, इसको पटसन भी कहते हैं, है ना, जूट को पटसन, सुनहरा रेशा। जूट को तैयार होने के बाद इसे रहने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जूट को तैयार होने के बाद इसको रहने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जूट से रस्सी, चाट, बोरा ये सब बनाया जाता है। तो देखिए आज जितना हम बात किए हैं आपके साथ कृषि चैप्टर 2 का, आपको करना क्या है कि इस वीडियो को एक बार स्पीड 1.5 या 2 करके पहले सुन लीजिए और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, जैसा लिखा हो वैसा ही लिख लीजिए। और आप लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो कृषि के बारे में बहुत सारा कुछ आप जानते भी होंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग जैसा पढ़ाते हैं बताते हैं तो एकदम सेम ऐसा ही लिखना है, लेकिन इस चीज़ों को आपको इस तरह से समझना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को समझ पाएँ और अपने भाषा में आप लिख पाएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाएगा। और बाकी कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। और धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुँचने जा रहा है। तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाता है तो 1000 जब लोग हो जाएंगे तो फिर स्मार्ट बोर्ड के साथ विक्रम सर भी लाइव आएंगे। और तब तक देखिए कि अभी क्या क्या चल रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी कुछ चल रहा है। तो जो भी हो, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से होते रहेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी मेरा ये है कि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एकदम भास्ट नहीं लेना है, एकदम आसान है, हल्का है, धीरे धीरे लगे रहिए, सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 जितना जल्दी पढ़ाई मतलब हो जाएगा तो हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।